हाँ जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? कोई बंदा रेज हैंड करके मुझे कंफर्म कर दे ताकि मैं वहां से बात बेटा शुरू कर सकूं। थोड़ा तो लैन को अनम्यूट करना जरा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, अस्सलाम वाइसलाम बेटा। वालेकुम सर। वाइसलाम। सर डिफरेंस तक पढ़ा था होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। और हमने ये सब कुछ कर लिया था, और होल्डर इन ड्यू कोर्स का डिफरेंस, ये टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट से पढ़ना है, am I राइट? जी जी जी। चले ठीक हो गया बेटा, म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। ओके जी, हम लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने पढ़ा। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर, 2 लेक्चर्स में देखा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, और उसी के अंदर हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को, कुछ तो हमने ऑर्डर और बेरर या इस तरह की कुछ बातें हम पीछे पढ़ के भी आए हैं, लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा हमारे पास टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये दोबारा से जिक्र आएगा और हम इसको दोबारा से भी देख लेंगे। और हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो बात कही थी, मैं उसका एक फास्ट ट्रैक आपके साथ, एक अगर रिवीजन की बात करूं, तो हमने हमने पढ़ा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो हमने कहा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के वर्ड है, एक लफ्ज है नेगोशिएबिलिटी, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटालिटी। लेकिन जो हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एलेक्टमेंट ने बताया, उसने हमें 3 चीजों को, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, तीनों को उसने बताया कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और हमने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसके अंदर वर्ड नेगोशिएबिलिटी का मतलब है ट्रांसफर हो जाना, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब है किसी का कोई राइट क्रिएट होना। तो ऐसा राइट जो रिटर्न राइट हो, जो कि डिलीवरी की वजह से एक शख्स से दूसरे को ट्रांसफर हो जाए, उसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो एनेक्टमेंट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है। इसके बेसिक हमारे पास चीजें थी, पेएबल टू द ऑर्डर, पेएबल टू द बेरर। अभी हम ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बेरर इंस्ट्रूमेंट द्वारा भी पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी के मुताबिक था कि ये फिजिकल ट्रांसफर हो सकता है, और होल्डर इन ड्यू कोर्स का जिक्र हुआ था। फिर हमने यहाँ पर पार्टीज की बात कही थी, मेकर, पे, ड्रॉ, ड्रॉई, एक्सेप्टर, हमने इनका कुछ जिक्र किया था। होल्डर क्या होता है और होल्डर इन ड्यू कोर्स किसे कहते हैं, और होल्डर इन ड्यू कोर्स का डिफरेंस क्या है, हमने ये वाली चीज का भी आर्टिकल 7 क्लोज किया था, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसमें मेन डिफरेंस ये था, होल्डर कोई भी शख्स हो सकता है जिसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स वो शख्स था जिसने अगेंस्ट सम कंसीडरेशन, बोनाफाइड, विदाउट एनी डिफेक्ट नॉलेज, उसने अगर एक चीज को, इंस्ट्रूमेंट को बिफोर द मैच्योरिटी अगर हासिल किया, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स को जो सबसे बड़ा खासा था वो ये था कि उसका राइट, उसका टाइटल बिल्कुल पाक होता है, उसको पिछले किसी भी डिफेक्ट के ऊपर आप जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। तो ये जी, अगर मैं सिंप्लीफाइड 1-2 मिनट में अगर रिवीजन की बात करूं, तो ये था हमने जो अब तक पढ़ा। जो लोग हमारे साथ आज हमारे साथ मतलब के फर्स्ट टाइम अटैच हो रहे हैं इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर नहीं ले सके थे, उनके लिए मैंने एक फास्ट फॉरवर्ड डिस्कशन जो थी वो मैंने बता दिया आपको। अच्छा जनाब, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स को डिफरेंट तरीकों के साथ हम डिफरेंट टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑर्डर और बेरर ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ रिपीट करूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक कोई भी ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उस वक्त कहलाया जाएगा जब वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, अगर अगर हमने कहा, जब हमने उसको बनाया कि विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, हमने उसको ऑर्डर ही के मुताबिक तैयार किया था, या विच इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू द पर्टिकुलर पर्सन, हमने उसमें लिख दिया, हमने उसमें बता दिया कि ये जो पेमेंट है ये किसी स्पेसिफिक शख्स को दी जानी है, और उसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। हमने कहा आजम को दे दो, ठीक है, और हमने कहा या आजम जिसको इंस्ट्रक्शन दे उसको दे दो, या हमने कहा कि ये आजम या बाबर को दे दो। ये सब बातें जो है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्ट्रूमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट आजम तक ही जाएगा। हाँ, आजम अगर किसी और को ऑर्डर करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है और उसको हमें किसी को ट्रांसफर करना पड़ता है, तो हम पहले उसके अंदर क्या करते हैं, हम पहले उसके अंदर इंडोर्समेंट करते हैं और फिर डिलीवरी देके चलते हैं। जबकि अगर सिंपल बेरर इंस्ट्रूमेंट हो तो फिर आपको इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं पड़ती, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप डिलीवरी देकर उसको किसी और शख्स के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक अहम बात, इनके इस ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की इंस्ट्रक्शन में ऐसा वर्ड ना लिखा हो जिस तरह के मैं कहूं पे आजम ओनली,
अगर मैंने यहां पर पे आजम ओनली लिख दिया, इसका मतलब यह हुआ कि उसने तो इसकी ट्रांसफरबिलिटी को ही रोक दिया, इसने इसको ममानियत कर दी कि अब आजम भी चाहे तो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। और अगर आजम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकेगा तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि इसके अंदर नेगोशिएबिलिटी का फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो फिर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा। सो भाई वो क्या कहना चाहता है, वो कहता है कि हर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हम ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, अगर वो बना ही इस नीयत के साथ है कि वो किसी भी स्पेसिफिक शख्स को या उसके ऑर्डर के तहत पे किया जाए, तो उसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। और याद रखिए उसमें कोई ऐसे वर्ड्स ना हो जो इसकी ट्रांसफर को प्रोहिबिट कर दें या ये इंटेंशन दे दें कि ये किसी और शख्स को ट्रांसफर नहीं हो सकता। और मैंने आपको बताया कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के अंदर बिलाशुबा ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जो है ये किसी शख्स किसी शख्स के ऑर्डर का मोहताज है, लेकिन इसकी ट्रांसफरबिलिटी नहीं रुकती, लेकिन इसकी ट्रांसफरबिलिटी का मोड चेंज हो जाता है। पहले जिस शख्स के नाम ये इंस्ट्रूमेंट होता है वो दूसरे के नाम इसको इंडोर्स करता है और फिर उसकी फिजिकल डिलीवरी देता है। जबकि अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट होगा तो बेरर इंस्ट्रूमेंट जो है उसके लिए ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का पाथ ये है जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया, और बेरर इंस्ट्रूमेंट का पाथ स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उसको किसी और को इंडोर्स करने की जरूरत नहीं होती, वो सिंपली डिलीवरी के थ्रू अगले शख्स तक पहुंच जाता है। देखिएगा बेरर इंस्ट्रूमेंट वो है जो कि एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, जिसका हमने उसको बनाया ही बेरर के पॉइंट ऑफ व्यू था, या उसकी लास्ट इंडोर्समेंट क्या है, ब्लैंक है। यानी कि जब हमने किसी दूसरे के नाम उसको ट्रांसफर किया, जब हमने किसी के नाम इसको ट्रांसफर किया तो हमने कहा ट्रांसफर कर दो, और हमने अब उसका नाम नहीं रखा, ब्लैंक। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, हम गाड़ी बेचते हैं और अपना ट्रांसफर लेटर ब्लैंक दे देते हैं, अब उसके ऊपर जो मर्जी अपना नाम लिख ले, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो डॉक्यूमेंट शायद पहले तो शायद ही यकीनन जो कि उसमें इंडोर्समेंट की जरूरत आई थी, वो डॉक्यूमेंट पहले तो आपका ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वाले शख्स ने इसको आगे क्या कर दिया है, ब्लैंक कर दिया है। तो उसने कहा भाईजान ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी भी शख्स जो भी उसका होल्डर होगा वो उसका मालिक बन जाता है, उसको हम बेरर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द बेरर, अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द बेरर ऑन डिमांड। अब ये दो बातें जो है ये आपको यहां पर होल्ड करनी पड़ेंगी, इसलिए होल्ड करनी पड़ेंगी कि अभी तक आपने ये दोनों इंस्ट्रूमेंट पढ़े नहीं हुए। लेकिन कहता प्रॉमिसरी नोट जो है ये बेरर नहीं बन सकता, प्रॉमिसरी नोट में हमें किसी ना किसी शख्स का नाम देना पड़ेगा, हमें उसको बनाते वक्त उसको ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के तौर के ऊपर उसका किसी का नाम डालना पड़ेगा। ऐसे ही कहता ऑन डिमांड, ऑन डिमांड अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है तो वो भी बेरर नहीं हो सकता। इन दोनों के लिए जरूरी है कि हम ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो है ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बनाएं। इसके अलावा आप प्रॉमिसरी नोट के अलावा आप बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमारे पास ऑन डिमांड के अलावा इंस्ट्रूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक है, इनको आप बेरर भी बना सकते हैं। और फिर उसने यही बताया पे आजम या बेरर, ठीक है, और एग्जांपल बता रहा है या पे बेरर या पे बेरर टू इंस्ट्रूमेंट। ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ये सब इस बात की एग्जांपल्स हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये जो कोई भी होल्ड करेगा दैट वुड बी पेड टू हिम। The following words on the bill of exchange are not allowed. Pay bearer rupees 10,000 whenever he asks for. जनाब इस तरह की वर्डिंग आप बेरर इंस्ट्रूमेंट पर नहीं लिख सकते, आपको उसको डिमांड के इंस्ट्रूमेंट या टाइम इंस्ट्रूमेंट के तौर पे लेके चलना पड़ेगा। मेरे पास आगे शायद डिमांड आगे आएगा, वहां पे जाकर मैं आपसे इसकी बात करूंगा कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। अभी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा ये काम वक्त से पहले आ जाएगा। डिमांड इंस्ट्रूमेंट में पहले बताना चाह रहा हूं ताकि आपको डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट का फर्क समझ आ जाए। जितनी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की और बेरर इंस्ट्रूमेंट की है, उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारी डेफिनेशन जो है वो टाइम इंस्ट्रूमेंट और डिमांड इंस्ट्रूमेंट की भी है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज पेएबल ऑन डिमांड, यानी कि उसके अंदर हमने कोई वक्त मेंशन नहीं किया होता, बल्कि जब वो शख्स हमारे सामने वो डॉक्यूमेंट ले आता है हमें उसको पेमेंट करनी पड़ती है। चेक जो है बेटा, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था, चेक जो है वो हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, ये टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। यानी कि आप बिजली का बिल जो है वो टाइम इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि आपको एक वक्त दे दिया जाता है, अब आपने उस वक्त के ऊपर खुद से जाके पेमेंट जमा करवानी है। लेकिन जब कोई शख्स आपको चेक दे देता है और चेक पे वो जो मर्जी डेट डाल दे,
उस दिन बैंकर घर आके आपको पैसे दे के नहीं जाएगा, आपको जाना पड़ेगा और जाकर बैंकर से पैसे लेने पड़ेंगे। तो इसलिए हमने कहा कि चेक जो है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। आप प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कब डिमांड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब उनको उसी तरीके से बनाया जाए या उनके ऊपर यह लिखा जाए कि एट साइट या ऑन प्रेजेंटेशन या ऑन डिमांड आपको पैसे देने पड़ेंगे, या फिर उसके ऊपर टाइम फॉर द पेमेंट स्पेसिफाई ना हो, या जो बिल है या नोट एक्सेप्टेड या एंडोर्स्ड है आफ्टर इट बिकम्स ओवरड्यू। वो था तो डॉक्यूमेंट टाइम इंस्ट्रूमेंट, लेकिन अब क्या हुआ, टाइम इंस्ट्रूमेंट जो था उसका वक्त मुकर्ररा गुजर गई है। जब वो वक्त मुकर्ररा गुजर गई, अब वो क्या बन गया, अब वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन गया। अब जैसे ही वो शख्स काउंटर पे जाके प्रेजेंट करेगा, जैसे ही वो शख्स आपके सामने वो डॉक्यूमेंट लेकर आएगा, यू हैव टू मेक अ पेमेंट। नाउ दिस इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट की हमारी सिंपल सेंस क्या हुई, ऐसा इंस्ट्रूमेंट कि जब मैं वो आपके सामने लेके जाऊंगा, जब मैं वो आपको प्रेजेंट करूंगा, जब मैं वो आपके काउंटर पे रखूंगा, जैसे मैं चेक को बैंक के काउंटर पे जब सामने रखता हूं तो मुझे मेरे पैसे मिल जाते हैं, प्रोवाइडेड कि वो डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम डिमांड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। प्रॉमिसरी नोट भी डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, तो और ऐसे ही उसने कहा कि बिल ऑफ एक्सचेंज भी डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। और जब हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो उस वक्त हम डिसाइड करते हैं कि हम इसको टाइम इंस्ट्रूमेंट के तौर पे लेके चलें या डिमांड इंस्ट्रूमेंट के तौर के ऊपर लेके चलें। और उसने कहा कि अगर कोई बिल जो है या कोई प्रॉमिसरी नोट, जो हमारे पास बात याद रखने वाली है वो ये है जो मैंने यहां पर हाईलाइट कर दी, याद रखिएगा, चेक कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। अब सवाल पैदा होता है टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या है, फिर दोबारा डिमांड पे बात करूंगा। टाइम इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसके अंदर हम एक फिक्स टाइम बता देते हैं, जिसके अंदर हम एक स्पेसिफिक डेट बता देते हैं, और उस फिक्स टाइम और उस फिक्स डेट को हमें वो पेमेंट या जो भी उसके अगेंस्ट लायबिलिटी है वो आपको पे करनी पड़ती है। अब प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट। जब हम क्या कहें कि तुम मुझे ये पेमेंट दोगे स्पेसिफिक पीरियड 3 महीने के बाद 26 जनवरी को, सर्टेन डेट आफ्टर साइट, जब मैं तुम्हें प्रेजेंट करूं उसके 7 दिनों के अंदर अंदर, या ऑन दी हैपनिंग ऑफ इवेंट, डेथ किसी शख्स की हो जाए तो उसके 5 दिनों के अंदर अंदर। तो ये वो चीजें हैं, ये वो टाइम स्पैन्स हैं, ये सब चीजें बता रहा है कि ये तमाम चीजें जो कि जिनकी पेमेंट जब उस इंस्ट्रूमेंट को कैश करना है, जब उस इंस्ट्रूमेंट को आपने लेके चलना है, अगर इन तरीकों के साथ होके चलेगी तो दैट इज कॉल्ड the demand instrument, that is called the time instrument. So एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि टाइम इंस्ट्रूमेंट कहलवाएगा उस वक्त के जब प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है जो प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, हम उसे कब टाइम इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। याद रखिएगा कि चेक जो है, चेक can never be the time instrument. Check can never be the time instrument. Check is always a demand instrument. इसका मतलब अगर चेक को निकाल दिया तो फिर हमारे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट बच गए, हमारे पास प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज बच गए। तो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज कब टाइम इंस्ट्रूमेंट होंगे, हम कहते हैं उस वक्त टाइम इंस्ट्रूमेंट होंगे जब उस इंस्ट्रूमेंट के उन इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट पेमेंट या तो किसी फिक्स डेट को दी जाएगी, या फिर किसी या तो पेमेंट किसी स्पेसिफिक डेट को दी जाएगी, या किसी फिक्स टेनर के बाद प्रोवाइड की जाएगी। अब इसकी किस किस्म की इसकी हालतें होती हैं, हम कहते हैं आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि जिस दिन इंस्ट्रूमेंट बना इसके 3 माह के बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी। ऑन अ स्पेसिफिक डे आपको 21 जनवरी को पेमेंट मिल जाएगी। सर्टेन डेट आफ्टर साइट, जिस दिन आपने ये मुझे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया इसके 3 दिनों बाद आके मुझसे आप कैश ले जाइएगा। तो यहां पर भी आपने पहले उसको मुझे प्रेजेंट किया और मैंने उसके 3 दिन बाद आपको पेमेंट की, आपके साथ उसमें डेट लिखी हुई है, ये भी टाइम इंस्ट्रूमेंट है। या अगर कोई आपका कंटिजेंट इवेंट वकू पजीर होता है और उसके वकू होने के बाद आपको पेमेंट मिलेगी, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट की। देयर कैन बी अ टाइम बिल, देयर कैन बी अ टाइम नोट, बट नॉट अ टाइम चेक, because check cannot be expressed to be payable other than on demand। मैंने आपको पहले बता दी ये बात कि ये बात अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि जो चेक है वो कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, चेक हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा। जबकि प्रॉमिसरी नोट, अच्छा यहां पर पीछे उसने आपके साथ एक बात लिखी थी, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था, पीछे भी बात थी, मैंने कहा था भी आपको ये देखें, ये कुछ चीजें इस तरह की जहन में रख के चलना है। प्रॉमिसरी नोट कैनॉट बी मेड पेएबल टू द बेरर, आ प्रॉमिसरी नोट कैनॉट बी मेड पेएबल टू द बेरर, इसको हमने देखना है। और ऐसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, टाइम नहीं, डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है,
उसकी रीजन क्या है कि बेसिकली तौर के ऊपर इन दो डिमांड इंस्ट्रूमेंट में और प्रॉमिसरी नोट में किसी शख्स को आके डिमांड करनी है। अब जब किसी शख्स को आके डिमांड करनी है तो डिमांड करते वक्त जरूरी होता है कि उस शख्स का नाम तो पता हो हमारे पास। तो प्रॉमिसरी नोट कहता है कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द बेरर। हमें प्रॉमिसरी नोट के अंदर चूंकि एक शख्स ने प्रॉमिस किया, मैं आपके सब जब डॉक्यूमेंट की बात करूंगा ये बात ज्यादा समझ आएगी। ये दो बातें आपने याद रख के चलनी है जो मैंने आपको यहां पर बात बताई, ये आगे जाके समझ आएंगी। इस तरह ये चेक वाली ये बात आपने याद रख के चलनी। ऑब्जेक्टिव के लिए बड़े ये सुनहरी पॉइंट्स हैं। चेक जो है वो कभी भी टाइम डिमांड टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। चेक हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। चेक को हमेशा डिमांड करना पड़ता है, हमेशा प्रेजेंट करना पड़ता है, और जब आप डिमांड करते हैं आपको उसी टाइम उसकी पेमेंट मिल जाती है। जबकि टाइम इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्रेजेंट करने के बाद, यानी कि साइट के बाद कुछ अरसे बाद पेमेंट आपको मिले, या वो आपको जो पेमेंट है किसी खास दिन को मिले, या किसी स्पेसिफिक पीरियड पे किसी भी टाइम पीरियड के बाद आपको प्रोवाइड की जाए। That is called the time instrument. So demand instrument और time instrument भी एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी, मतलब कह लें कि ऑब्जेक्टिव के लिए भी और इसका डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बड़ा अहम आर्टिकल है। हर वो इंस्ट्रूमेंट डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि हमें ऑन साइट, ऑन प्रेजेंटेशन या ऑन डिमांड हमें उसके पैसे मिल जाएंगे, और कोई पेमेंट का उसके ऊपर वक्त मुकर्रर नहीं होगा। इसी तरीके के साथ अगली बात जो याद रखिएगा, अगर एक टाइम इंस्ट्रूमेंट है, उसका टाइम गुजर चुका हुआ है, वो अब टाइम ओवरड्यू हो चुकी हुई है, तो फिर फर्दर एक टाइम इंस्ट्रूमेंट जब अपना टाइम क्रॉस कर जाता है तो फिर वो टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या बन जाता है, ओवरड्यू इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। और जब एक टाइम इंस्ट्रूमेंट ओवरड्यू इंस्ट्रूमेंट बन जाता है तो बेटा याद रखिएगा वो भी क्या बन जाता है, अब वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। जब तक तो वो वक्त मुकर्रर में था, जब तक तो वो अपने टाइम स्पैन में था, वो टाइम स्पैन की हद तक तो वो टाइम इंस्ट्रूमेंट था। अब टाइम गुजर गया हुआ है, मतलब आपने किसी शख्स से 21 तारीख तक को पेमेंट लेनी थी, 21 तारीख को पेमेंट नहीं मिली, 21 तारीख तक तो वो इंस्ट्रूमेंट टाइम इंस्ट्रूमेंट था कि 21 तारीख को पैसे मिलेंगे। अब 21 के बाद आज 26 तारीख है, अब 26 तारीख का मतलब यह है कि जब मैं प्रेजेंट करूंगा मुझे उसी वक्त पैसे मिल जाने चाहिए। अब तो कोई काम रह ही नहीं गया। जब वो ओवरड्यू हो गया बिल, जब अपने टाइम वक्त मुकर्रर निकाल चुका हुआ है वो बिल, तो फिर बेटा वो बिल क्या बन गया ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर, अब वो बिल टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, अब वो बिल ऑटोमेटिकली डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। यानी कि वो ये कहता है कि कोई भी टाइम इंस्ट्रूमेंट जब ओवरड्यू हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। तो जी दिस इज द टाइम इंस्ट्रूमेंट एंड द डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत सारी बातें ये हमने पहले करवा रहा है जो कि मैं अभी नहीं करवाना चाहता। मैं बेसिकली तौर के ऊपर ये आपके साथ जो ये जितनी मैंने डेफिनेशंस आपके साथ बीच में की हैं, मुझे उनमें से जो अहम बात चीज समझाने की थी वो ये था कि आपको पता हो कि ऑर्डर क्या होता है और बेरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ठीक है, ये बात डेफिनेशंस को पढ़ने के लिए जरूरी थी, और मुझे आपके साथ ये चीज चाहिए थी कि आपको पता हो कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। बेटा ये बातें इसलिए मुझे आपको पहले पढ़ानी थी, इसके बगैर इनको समझना, ये इन चीजों को लेकर चलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब मैंने बाकी चीजें आपको छुड़वाई नहीं है, मैं वापस दोबारा आऊंगा। हम पहले एक दफा तीनों इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ लें कि ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या। एक दफा ये तीनों इंस्ट्रूमेंट जब हमारी नजर से गुजर जाएंगे तो फिर हमारे इनकी बाकी डेफिनेशंस, इंडोर्समेंट, नेगोशिएशन, उन बातों को हमारे लिए करना और समझना आसान हो जाएगा। मेरे साथ अब प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को पढ़ूंगा, सिर्फ इनकी डेफिनेशन की हद तक, सिर्फ इनकी अंडरस्टैंडिंग की हद तक ये डॉक्यूमेंट क्या है, और फिर हम दोबारा पीछे आएंगे। लेकिन ये जहन में रखते हुए कि अब मैंने आपको ये बता दिया है कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं और बेरर किसे कहते हैं, डिमांड इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं और टाइम इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं। ये दो जो बातें थी ये, या और इसी तरीके के साथ होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये जो तीन बातें हैं, तीन कॉन्सेप्ट हैं, ये हमारे पिवट कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको समझे बगैर आप आगे नहीं चल सकते। इसी तरीके के साथ जो मैंने आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि जो आपका ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके अंदर पहले इंडोर्समेंट होती है, फिर डिलीवरी होती है, और बेरर में सिर्फ डिलीवरी होती है, इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमने अब जब अपनी बेसिक्स को अपने ग्रुप में दिमाग में बैठा लिया, लेट्स रीड आउट कि प्रॉमिसरी नोट किसे कहते हैं। A promissory note is an instrument in writing. promissory note की बात करने जा रहा हूं। क्या है? सबसे पहली बात, ये एक इंस्ट्रूमेंट है।
और आपको पता है जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता ही राइटिंग में है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो किसी का राइट और किसी की लायबिलिटी क्रिएट करे। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है। याद रखिएगा, ये कोई करेंसी नोट या बैंक नोट नहीं है, यानी कि इसको हम कहते हैं एक्सक्लूजन। उसने कहा कि बिलाशुबा करेंसी नोट या कोई बैंक का जिस तरह ट्रेवलर चेक्स वगैरह होते हैं, उनकी भी हैसियत होती है, वो भी किसी का राइट क्रिएट करते हैं, लेकिन इनको निकाल दें, ये चीज उसको कवर नहीं करती। नाउ कम बैक, प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रिटर्न है। अच्छा, फिर इस पर है क्या? कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। इस पर एक वादा किया हुआ है। अंडरटेकिंग वादे को कहते हैं, अनकंडीशनल वादा, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अनकंडीशनल मतलब पता क्या है? कि हम कह रहे हैं कि मैं वादा कर रहा हूं, और वादे को पूरा करने के लिए कोई शर्तें नहीं रख रहे कि मैं वादा कर रहा हूं लेकिन अगर तुमने ये किया नहीं। मैं वादा कर रहा हूं और वादा अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है उसके साथ। तो भाईजान ये क्या है? ये रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, और उसके ऊपर एक रिटर्न अनकंडीशनल वादा किया हुआ है। और फिर किसने वादा किया हुआ है? साइंड बाय द मेकर। लीजिए, पहला लफ्ज आ गया, मेकर। मेकर किसे कहते हैं? जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है, जो शख्स प्रॉमिसरी नोट बनाता है, जो वादा करता है, जिसने वादा किया है, अनकंडीशनल वादा किया है, और वादा करने के बाद नीचे साइन भी कर दिया उसने। क्या वादा किया उसने? टू पे ऑन डिमांड। जब कोई भी मुझसे पैसों का डिमांड करेगा, या एट अ फिक्स्ड और डिटरमिन्ड टाइम, या एक खास वक्त के ऊपर अगर कोई मुझसे तकाजा करेगा, किस चीज का? सर्टेन सम ऑफ मनी, पैसों का। अब वो वादा कर रहा है, वो वादा क्या कर रहा है? वो वादा कर रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, उसके ऊपर एक वादा कर रहा है, वादा अनकंडीशनल है, और उसके ऊपर बनाने वाला शख्स मेकर, प्रॉमिसरी नोट को बनाने वाला शख्स मेकर, वो साइन कर रहा है, और क्या कहता है कि चाहो तो मेरे इस डॉक्यूमेंट को डिमांड इंस्ट्रूमेंट बना दो, चाहो तो मेरे इस डॉक्यूमेंट को तुम टाइम इंस्ट्रूमेंट बना दो। मैं डिमांड के ऊपर या मैं एक फिक्स और डिटर्मिनेबल, जो भी हम टाइम डिटर्मिन करेंगे, उस वक्त के ऊपर क्या पे कर दूंगा? एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे कर दूंगा। और किसको पे कर दूंगा? या तो किसी ऑर्डर के ऊपर, अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, और अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो फिर क्या है? वो बेरर है, तो फिर द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो कहता है भाई क्या कह रहा है? मैं एक कागज का टुकड़ा बना रहा हूं और उसके ऊपर साइन कर रहा हूं, साइन करते वक्त अनकंडीशनल साइन कर रहा हूं, कोई शर्त नहीं डाल रहा कि जिस किसी के पास भी ये कागज का टुकड़ा होगा, मैं उसको एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करूंगा। कब पे करूंगा? जब अगर तो डिमांड है तो जब भी जिशान डिमांड करेगा, या जब भी जिसको जिशान ऑर्डर करेगा उसको, या अगर वो बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो जिसके पास भी ये इंस्ट्रूमेंट होगा मैं उस शख्स को पैसे दूंगा। वो पैसे अनसर्टेन नहीं है, फिक्स है, 26,372 रुपए। और फिर क्या कहता है कि यहां पर उस शख्स ने क्या किया? एक रिटर्न वादा किया, रिटर्न क्या किया? रिटर्न उसने ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग वादा साइन किया, खुद उसने उसके ऊपर साइन किए, और कहा क्या? कि मैं डिमांड या टाइम इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक पेमेंट करूंगा। पेमेंट किस चीज की करूंगा? पांचवा पॉइंट, पैसों की। किसको करूंगा? अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा तो ऑर्डर को, और अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट होगा तो बेरर को। सो दैट इज कॉल्ड द प्रॉमिसरी नोट। सो भाई प्रॉमिसरी नोट के अंदर ये तमाम खसूसियात हैं। लेट्स सी, हमारे पास अब यहां पर वो जो पीछे पार्टीज की बात कर रहा था, देखिए अब निकलनी शुरू हुई। मेकर कौन होता है? जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है। मेकर कौन होता है? जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है। पेई कौन होता है? जिसको प्रॉमिसरी नोट जिसके पास आएगा, अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो जिस शख्स के नाम का ऑर्डर है, और अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, और जो उस पेमेंट को हासिल करेगा उसे हम क्या कहते हैं? पेई। तो मेकर, प्रॉमिसरी नोट बनाने वाला, वादा करके कागज पर अपनी लायबिलिटी लिखकर देने वाले को हम मेकर कहते हैं। पेई कौन है? जो कि इसमें बेनिफिशियरी है, जिसको के पैसे मिलेंगे। तो इसके अंदर दो पार्टीज होती हैं। ये देखें स्पेसिमेन आ गया, हमने यहां पर लिखा ₹10,000 ओनली, क्योंकि हमने एक बात बड़ी क्लियर की थी, अमाउंट मस्ट बी सर्टन। तो सिर्फ 10,000 मिलेगा। डेट बता रहे हैं, किस डेट को ये इंस्ट्रूमेंट बना? 3 months आफ्टर डेट, यानी कि 15 सितंबर से 3 माह के बाद। तो ये क्या है? टाइम इंस्ट्रूमेंट। ये क्या बन गया? टाइम इंस्ट्रूमेंट। 3 months आफ्टर द डेट, 3 months आफ्टर द डेट, इस डेट से 3 महीनों के बाद। तो ये क्या बन गया? टाइम इंस्ट्रूमेंट। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, किसको पे करूंगा? एबीसी को या उसके ऑर्डर को। तो ये क्या बन गया? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है इसलिए कि 3 महीने के बाद है,
और किसको पे करूंगा, एबीसी को या उसके ऑर्डर को, जिसको एबीसी कहेगा। इसका मतलब एबीसी ने अगर किसी को ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करना है, इंडोर्स करके ट्रांसफर कर दे, डिलीवर कर दे, कितने पैसे दूंगा, 10,000। और फिर कहता है 10,000 जो दूंगा, आगे आगे लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। फॉर द वैल्यू रिसीव्ड का मतलब पता क्या है, कोई कंडीशन नहीं है। मैंने जो 10,000 देने के इवज अपनी चीज लेनी थी, अपना बेनिफिट लेना था, अपनी कंसिडरेशन लेनी थी, वो मैं लेके जा चुका हूं। दैट ऑलरेडी आई हैव रिसीव्ड। क्योंकि हमें क्या करना था, इसको अनकंडीशनल करना था। और अगर मैं कहता कि जनाब मैं आज से 3 महीनों के बाद एबीसी या उसके ऑर्डर को 10,000 दूंगा, अगर उसने मुझे मोबाइल दे दिया, अगर उसने मेरी गाड़ी पहुंचा दी, अगर उसने मेरा ये काम कर दिया, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं था। प्रॉमिसरी नोट अनकंडीशनल होता है। तो फिर अनकंडीशनल कैसे होता है, हमें आखिर में लिखना पड़ता है फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, मैं अपनी कंसिडरेशन ले चुका हूं, मैं किसी चीज का तकाजा नहीं करूंगा, मैं किसी चीज की फर्दर डिटेल नहीं मांगूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये 10,000 रुपए दूंगा। कब दूंगा, टाइम इंस्ट्रूमेंट है, आज से 3 माह के बाद। किसको दूंगा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ उसने, एबीसी को, जिसको वो ऑर्डर करेगा। और फिर देखिएगा किसको भिजवा रहा है, एबीसी को, अशरफ को। वही एबीसी अशरफ के एड्रेस पे भेज रहा है। और बनाने वाला शख्स कौन है, जाहिद है, जाहिद। और वो इसके ऊपर क्या कर रहा है, वो इसके ऊपर जाहिद के सिग्नेचर करेगा, वो इसके ऊपर जाहिद के सिग्नेचर करेगा। यहां पर जाहिद मेकर है, अशरफ पेई है। जाहिद अपने डॉक्यूमेंट बना के उस पर सिग्नेचर करेगा, सिग्नेचर करने के बाद इस इंस्ट्रूमेंट को भिजवाएगा अशरफ को, एंड दैट बिकम्स द प्रॉमिसरी नोट। बेटा पेपर में स्पेसिमेन भी पूछ सकता है। आप देखें, डेट, the amount has to be specified. It is an unconditional undertaking, क्योंकि लिखा हुआ है वैल्यू रिसीव। इट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। किस बात की अंडरटेकिंग है, साइंड बाय द मेकर टू पे अ स्पेसिफिक पर्सन या टू हिज ऑर्डर या बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी। वो कितनी, 10,000। ठीक है, या तो ऑन स्पेसिफिक डेट या ऑन स्पेसिफिक डेट या ऑन डिमांड। तो यहां पर ये स्पेसिफिक डेट यानी कि टाइम पीरियड के मुताबिक पूछा जा रहा है। सो दैट इज द प्रॉमिसरी नोट। तो आपको समझ आ गया होगा प्रॉमिसरी नोट किसे कहते हैं। तो ये प्रॉमिसरी नोट एक प्रॉमिस होता है, एक लायबिलिटी अंडरटेक करने का प्रॉमिस होता है, जिसमें एक शख्स ये कहता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, उसकी वो वैल्यू रिसीव कर चुका हुआ है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग बनाने वाला शख्स मेकर होता है, जिस शख्स के लिए वो डॉक्यूमेंट बनाया जाए उसको पेई कहते हैं। ठीक है, अब ये बात अगर पीछे आप पार्टीज की बात करेंगे तो अब आपका वो जो पार्टीज का आर्टिकल था देखिएगा, उसमें से मैंने वहां पर जो बात आपसे कही थी कि इस बात को भी आप शायद समझ ना सके, हमें वेट करना पड़ेगा। ले जनाब, मेकर भी हो गया और पेई भी हो गया। मेकर भी हो गया और पेई भी हो गया। मेकर कौन है, जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है। पेई कौन है, जिसके नाम का इंस्ट्रूमेंट है और जिसको पेमेंट मिलनी है। तो ये इस तरीके से बात हमारी जो है, इसका सीक्वेंस गलत है। आई कैप को 10 दफा इसके ऊपर बात की जा सकी कि पहले ये इंस्ट्रूमेंट पढ़ा लो, उसके बाद ये बाकी सब डेफिनेशन दो, लेकिन आई कैप कहां बात मानता है। चला, हमारे पास प्रॉमिसरी नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम पीछे बातें करके आए, उसी की उसकी बात को वो आगे लेके चलते हैं उसके एसेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है जनाब प्रॉमिसरी नोट का होना क्या जरूरी है, इट मस्ट बी अ डॉक्यूमेंट विच इज इन राइटिंग। और जुबानी कलामी प्रॉमिसरी नोट नहीं होता, इसको किसी कागज के ऊपर लिखना पड़ेगा। द वर्ड यूज्ड मस्ट इम्पार्ट अ क्लियर कट अंडरटेकिंग। वो ये ना कहे कि हाँ तुझसे पैसे लिए हुए हैं, हाँ तुझसे मैंने 500 लिया हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ये कह रहा था 500 वापस भी करूंगा। वो डेट को तस्लीम ना कर रहा हो, बल्कि कहे और साफ लफ्जों में कहे, हाँ मैं तुझे पैसे दूंगा, हाँ मैं तुझे पैसे वापस करूंगा, हाँ मैं तुझे पैसे वापस करना चाहता हूं। तो क्या कहता है कि प्रॉमिस जो है वो हमारा प्रॉमिस सिर्फ डेट की एक्नॉलेजमेंट ना हो, बल्कि वापसी की बात कर रहा हो। जिस तरह आई प्रॉमिस टू पे बाबर और ऑर्डर ₹500। तो यहां पर जो बात करता है, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बासत 1,000 रुपया टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। उस्मान मैं क्लास में कॉल करता हूं। सो कहते हैं जनाब ये दोनों बातों में प्रॉमिसरी नोट है। यहां पर तीसरी बात देखिए, ए ने प्रॉमिस किया बहराम को कि मैं तुम्हें 500 दूंगा। किस पे किया, टेलीफोन पे, कोई रिटर्न नहीं है, कुछ नहीं, उसने उसको लिख के दिया जनाब बेशक आपने अपना लोन और अपनी वापसी के ऊपर हमें काका पकड़ा दिया है, लेकिन रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। प्रॉमिसरी नोट के लिए जरूरी है कि वो रिटर्न हो, और सिर्फ रिटर्न ही ना हो बल्कि उसके अंदर क्लियर कट वर्डिंग हो कि मैंने आपके पैसे आपको अदा करने हैं अनकंडीशनल। ये नहीं कहना कि हाँ मैंने जिशानामा से पैसे लिए थे, इसका मतलब ये थोड़ी है हाँ लिए थे पैसे, ये कब मैं कह रहा हूं तो मैं वापस भी करूंगा।
हाँ मैंने जीशान आबा से पैसे लिए थे, मैं कंसेशन रिसीव कर चुका हूं, मैंने वापस करने हैं, मैंने हामद को या जीशान को वापस करने हैं, 26 जनवरी को वापस करने हैं, और उसके ये अमाउंट है। भाईजान क्लियर कट बात करनी है, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट की बात नहीं करनी, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट नहीं करनी कि हाँ मैंने पैसे लिए थे। ये जो अगली बात रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं एक्नॉलेजमेंट की बात नहीं करनी कि हाँ हाँ लिए थे पैसे, फिर ये बात साफ करो कि मैंने वापस भी, मिस्टर बिलाल आई ओ यू ₹1000, I am liable to pay back ₹500. I have taken from Bazaar 2000 and accountable to him for the same amount with interest. The above instruments are not promissory note. हाँ मैंने तुम्हें 1000 देना है, हाँ मुझे 500 रुपया बाकर का देना है। ओ भाई ये सब बातें क्या हैं? ये सब बातें सिर्फ डेट की बात कर रहे हैं। इसमें ये कहां लिखा है कि मैं तुम्हें पैसे वापस भी करूंगा? कहता है आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड ₹1000 टू बानो टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड, जो मैं उसको पे कर दूंगा जब मुझसे वो मांगेगी। जबकि इन तीनों बातों में क्या लिखा हुआ है? मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं, आहो मैं तेरे को पैसे ले आया, हाँ मैं तेरे को 2000 रुपए ले आया, तो मैं दुनिया के आखिर 14 जिम्मेदार हूं। भाई ये कहां लिखा है कि मैं वापस करूंगा? ये है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। ये क्या है? ये सारे हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज नॉट सफिशिएंट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट के बजाय हमें क्या चाहिए? रीपेमेंट का वादा, रीपेमेंट की डेट, रीपेमेंट का टाइम, रीपेमेंट की हमें कहानी चाहिए। तो कहता है जनाब वैलिड प्रॉमिसरी नोट बनाने के लिए यह बात जरूरी है कि मैं आपको पैसे डिमांड के ऊपर या टाइम के ऊपर पे कर दूंगा, और आपका वादा डेफिनेट अनकंडीशनल होना चाहिए। अगर कंडीशन आ गई, मैंने कहा मैं 500 दे दूंगा, 7 days आफ्टर माई मैरिज विच जाती है, अच्छा अगर शादी में मैरिज ना आई फिर, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। मैंने कहा मैं पैसे दे दूंगा 500 रुपया ऑन डेथ ऑफ द दाऊद, प्रोवाइडेड डेथ ऑफ द दाऊद तक बात होती तो प्रॉब्लम नहीं थी। अगली क्या बात कह रहा है कि दाऊद शुड लीव मी इनफ टू पे द सम, तो फिर ये कंडीशन आ गई। हाँ मैं तुम्हें 500 दे दूंगा दाऊद के मरने पर, तो दुनिया में हर बंदे ने मरना है। ये कोई इफ नहीं है, ये हकीकत है। कुल हर बंदे के लिए एक बात तय है कि उसने दुनिया के अंदर से यहां से दुनिया छोड़ के जाना है, तो ये डेथ जो है ये एक कंफर्म हकीकत है। ये वाली बात कंफर्म नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे बाबर 500 एज सून एज आई कैन, इसका मतलब कोई चांस नहीं है, जब होंगे दे दूंगा। ये तमाम जो हमारे पास चीजें हैं, ये तमाम कंडीशंस के साथ हैं, ये तमाम इफ्स के साथ हैं। ये इफ जो है हम नहीं कर सकते। कहता है बट आ प्रॉमिस टू पे इज नॉट कंडीशनल। अगर एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर पैसे देने की बात करें, या हम पर्टिकुलर टाइम पर देने की बात करें, या ऐसे इवेंट की बात करें जो हो ही जाना है, जिस तरह किसी की डेथ के ऊपर, तो ये ऐसा इवेंट है जो हम समझते हैं। यहां पर शादी की बात थी, और शहजादी मार गई पहले, ना शादी कर सके तो फिर क्या करेंगे? पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन ये कहना कि तुम्हें 1000 रुपया दूंगा या तुम्हारे लवाकीन को पैसे दूंगा तुम्हारी मौत के बाद, ये बिल्कुल अटल हकीकत है, बंदे ने मरना ही मरना है। हमें टाइम का तय्युन नहीं है, लेकिन टाइम के बजाय हमने एक इवेंट के साथ उसको लिंक कर दिया, यहां पर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एग्जाम्पल नंबर बी, दाऊद की डेथ पे 500 दूंगा, शर्त क्या रखी हुई है? मुझे दाऊद इतने पैसे छोड़ के जाएगा। तो इसका मतलब कि ये तो बात अटल हकीकत ना हुई। तो यहां पर कहता कि आपका प्रॉमिस डेफिनेट, और आपका प्रॉमिस डेफिनेट होना चाहिए। जिस तरह उसी पीछे वाली बात को कह रहा है, मैं बाबर को 500 दूंगा, कब दूंगा? सलीम की डेथ के 7 दिनों के बाद। सलीम की डेथ के 7 दिनों के बाद एक कंडीशन नहीं है, बल्कि ये एक इवेंट है, और उस इवेंट के साथ हमने कहा, अपनी परफॉर्मेंस को अटैच किया, हर बंदे ने मरना है। ये कंडीशन नहीं है, ये वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। 7 दिन सलीम की डेथ के, आज कल पता नहीं कितने 100 सालों बाद जब भी सलीम की डेथ होगी, उसके 7 दिनों के बाद 500 रुपया आके ले जाना। तो मैंने अपनी पेमेंट को एक इवेंट के साथ अटैच कर दिया। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर। तो भाईजान याद रखिएगा, इसके ऊपर सिर्फ मेकर के साइन होने चाहिए, और अगर कोई शख्स जाहल है, अगर कोई शख्स साइन नहीं कर सकता, तो अपना अंगूठा लगाएगा, तो उसके ऊपर उसको अपना अंगूठा लगाना पड़ेगा। आसफ राइट द इंस्ट्रूमेंट बट डज नॉट साइन। लिख तो दिया, साइन नहीं किए। अगर साइन नहीं किए, ये कोई वादा नहीं है, ये कोई वादा नहीं है। इंस्ट्रूमेंट पॉइंट्स आउट सर्टेनिटी एज टू हु इज द मेकर, हु इज द पे। इसलिए तो हमने कहा कि भाईजान बेरर इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। जब इस इंस्ट्रूमेंट को बनाना है, प्रॉमिसरी नोट को, अब देखें वो बात अब समझ आ रही है। प्रॉमिसरी नोट को जब भी बनाना है, तो दोनों पार्टीज मेकर और पे शुड बी आइडेंटिफाइड। वेयर आप जहां पर आप उनको आइडेंटिफाई ना कर सके, तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। इसलिए उसने बात कही थी कि प्रॉमिसरी नोट जो है कभी बेरर नहीं होता। प्रॉमिसरी नोट जब बनता है तो बेरर नहीं होता। हां, सब्सिक्वेंटली बेरर कर सकते हो कि बंदा किसी को एंडोर्स कर दे और एंडोर्स ओपन कर दे, सब्सिक्वेंटली वो बेरर हो सकता है। लेकिन अगर आपने
इंडोर्समेंट आपने अगर आपने अपना प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द मेकर हिमसेल्फ, आप अपने आप को भी पे नहीं कर सकते। प्रॉमिसरी नोट के अंदर आपने पेई का नाम जरूर लिखना होता है, इसलिए प्रॉमिसरी नोट बेरर नहीं होता। बट इफ इट इज endorsed by the maker to some other person or endorsement in blank, it becomes valid। तो मैंने वही बात कही थी कि आप endorsement in blank, ये हमेशा प्रॉमिसरी नोट में दूसरी पार्टी का नाम लिखा होगा। प्रॉमिसरी नोट जब बनाया जाता है तो प्रॉमिसरी नोट बनते वक्त कभी बेरर नहीं हो सकता, वो हमेशा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को सब्सिक्वेंटली तुम चाहो तो ब्लैंक इंडोर्समेंट करके तुम क्या कर सकते हो, उसको तुम ब्लैंक इंडोर्समेंट करके तुम उसको बेरर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। सम पेबल मस्ट बी सर्टन, जो आपने पैसे देने हैं वो भी सर्टन है। ये नहीं कि मैं तुम्हें काफी पैसे दूंगा, तुम्हें खुश कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। उसने कहा आई प्रॉमिस टू पे बिलाल 5 लाख एंड ऑल द सम्स व्हिच शैल बी ड्यू टू हिम। अब हमें क्या पता वो क्या होंगी। आई प्रॉमिस टू पे बाबर 3 लाख एंड ऑल द फाइन्स अकॉर्डिंग टू द रूल। यहां पर ये भी इनवैलिड है, हमें नहीं पता। जो अमाउंट है वो हमारी बिल्कुल हमारे पास सर्टेन होनी चाहिए, हम उसको विद सर्टेनिटी हम उसको वैल्यू को काउंट कर सकें। Some payable must be legal tender. A promise to pay certain amount of foreign currency or to deliver certain quantity of good। याद रखिएगा जो हमारे पास प्रॉमिसरी नोट है वो सिर्फ लीगल टेंडर का है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मनी का है, सिर्फ और सिर्फ पैसों का है। प्रॉमिसरी नोट के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें 50,000 और कोड़ा दूंगा, मैं तुम्हें 50,000 और फलां। हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसरी नोट पैसों का बना सकते हैं, लीगल टेंडर कहते हैं पैसों को। हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या टेंडर कर सकते हैं, लीगल टेंडर कर सकते हैं, यानी कि प्रॉमिसरी नोट सिर्फ और सिर्फ पैसों का, रुपयों का, अमाउंट का बन सकता है। लीगल टेंडर में ये नहीं कह सकते कि आई प्रॉमिस टू गिव यू माई कार, आई प्रॉमिस टू गिव यू माई हॉर्स। नहीं जनाब, प्रॉमिसरी नोट सिर्फ और सिर्फ किसका बनता है, प्रॉमिसरी नोट सिर्फ और सिर्फ जो है दैट बिकम्स ऑफ द मनी एंड नथिंग एल्स। जनाब ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, एग्जांपल नंबर 37। बताएं इनमें से कौन कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सा प्रॉमिसरी नोट है और कौन कौन सा प्रॉमिसरी नोट नहीं है। ये उसका आगे ड्राफ्ट दिया हुआ है, ये ड्राफ्ट मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, लेकिन आप इसको भी होमवर्क के तौर के ऊपर देखेंगे दैट व्हाट इज द ड्राफ्ट। बस यहां तक हम बात को लेकर चल रहे हैं। मैं प्रॉमिसरी नोट की हद तक सिर्फ बात कर रहा हूं, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज आपके साथ नहीं डिस्कस किया। तो प्रॉमिसरी नोट क्या था, हमने प्रॉमिसरी नोट को डिफाइन करते वक्त तमाम बातें देखी और इससे आपने देखा कि हमारे कई कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। पहली बात मेकर कौन था और पेई कौन था, और दूसरी बात जो मैंने पीछे आपको कहा था होल्ड। अब देखिएगा अब वो लफ्ज होल्ड खत्म हो गया, आपको अब बात समझ आई ये वाली बात। आप प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बेरर, अब ये बात आपकी होल्ड नहीं रही, अब ये बात आपकी ओके हो गई। प्रॉमिसरी नोट बेरर नहीं बन सकता, इसलिए कि प्रॉमिसरी नोट बनाते वक्त ये शर्त थी कि देयर हैज टू बी अ डेफिनेट बायर मेकर एंड डेफिनेट पेई। अब जब वो बनेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट तो प्रॉमिसरी नोट हैज टू बी एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। हाँ सब्सिक्वेंटली अगर आपने ब्लैंक एंडोर्समेंट कर दी तो फिर वो आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेरर बन जाएगा। लेकिन जब हम उसको बनाएंगे उस वक्त हमें चूंकि हमें जब हम उस इंस्ट्रूमेंट को बनाएंगे तो चूंकि मेकर और पेई इन दोनों का सर्टेन होना जरूरी है, दोनों पार्टियों का सर्टेन होना जरूरी है, इसलिए मैंने कहा कि ये कभी बेरर नहीं बन सकता। ये हमेशा क्या बनेगा, ये हमेशा आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बनेगा सब्सिक्वेंटली, लेकिन बेरर हो सकता है अगर इंडोर्समेंट इन ब्लैंक हो जाए। अभी तक ये बाकी अभी तक होल्ड पर बात है, ये बात अभी तक हमारी नहीं हुई। ऐसे ही मैंने पार्टीज के ऊपर आपको पीछे रुकवाया था, तो मेकर भी हमारा हो गया और पेई भी हमारा हो गया। बाकी पार्टियां जब अगला आर्टिकल करेंगे फिर हमारी होंगी। सो इस तरीके से हम इस बात को लेकर चलेंगे कि हमने आगे कैसे लेके चलना है। जो पिछले आर्टिकल मैंने छुड़वाए सारे आपको दोबारा करूंगा, फिर से आखिरी दफा बात रिपीट कर रहा हूं। प्रॉमिसरी नोट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट हमेशा राइटिंग में होता है। इसके ऊपर क्या है, एक अनकंडीशनल वादा किया हुआ है। वादा करते वक्त जिस शख्स ने ये वादा किया है उसको मेकर कहते हैं, उसने उसको साइन किया है। वादा क्या है कि मैं डिमांड या टाइम दोनों के मुताबिक, एक तुम चाहो तो इसको डिमांड में भी कर सकते हो, जब कोई बंदा प्रेजेंट करेगा उसको उस वक्त दे दूंगा, या तुम चाहो तो तुम उसमें टाइम इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हो। मैं डिमांड या टाइम एक फिक्स सम ऑफ मनी, चौथा और पांचवा पॉइंट, एक डिमांड या टाइम के मुताबिक एक फिक्स सम ऑफ मनी ओनली, लीगल टेंडर, कुछ ही और की बात नहीं कर रहा, सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली की बात कर रहा हूं। पैसों के साथ घोड़ा नहीं दिया जा सकता प्रॉमिसरी नोट के अंदर। तो मैं एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करूंगा। किसको पे करूंगा, तुम चाहो तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट या बेरर इंस्ट्रूमेंट दोनों यहां पे अलाउड है, लेकिन मैंने क्या कहा, बनाते वक्त इसको ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का होना जरूरी है, सब्सिक्वेंटली तुम इसको बेरर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। और फिर हमने कहा मेकर बनाने वाला और पेई जिसको कि हम पेमेंट कर रहे हैं,
प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट देखिएगा, अमाउंट सर्टेन है, डेट जिस दिन बनाया गया, टाइम इंस्ट्रूमेंट कर दिया उसने जो कि उसने कहा 3 months फ्रॉम हेयर, और फिर उसने यहां पर इसको ऑर्डर कर दिया जो कि उसने हमें बंदे का नाम बता दिया, इस शख्स को फॉरवर्ड किया जा रहा है, ये बनाने वाला शख्स है, उसके सिग्नेचर आ गए। सो दैट्स द फॉर्मेट। और फिर हमने इसके बाकी चीजों को देखा, रिटर्न होना जरूरी है, जुबानी वादा नहीं, प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट ना हो, डेफिनेट और अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं लगानी। और उसके बाद उसने कहा कि मेकर के साइन होने जरूरी है, अगर जाहल आदमी थंब मार्क लगाए, पार्टीज का सर्टेन होना जरूरी है। इस वजह से हम कहते हैं कि प्रॉमिसरी नोट जब बनाया जाता है तो उस वक्त वो आपका प्रॉमिसरी नोट एट दैट टाइम बेरर नहीं हो सकता, एट दैट टाइम इट हैज टू बी द ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। सब्सिक्वेंटली अगर आप ब्लैंक एंडोर्समेंट कर दी तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। ऐसा ही सम मस्ट बी सर्टन, इसमें कोई इफ देन ना हो, और जो पैसा है वो सिर्फ रुपया पैसा होना चाहिए, मनी होना चाहिए, और इसके अलावा इसमें कोई चीज नहीं आ सकती, कोई कमोडिटी नहीं आ सकती। दो मैंने आपको छोटे छोटे होमवर्क दिए हैं, इन दोनों को जाके आपने देखना है और जो पिछली डेफिनेशंस करवाई हैं उसको लेकर चलना है। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो आपके साथ इस मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर या इसी लेक्चर में आगे जाके हम बिल ऑफ एक्सचेंज को देखेंगे। असदुर रहमान जनाब, असदुर रहमान, हाँ पुत्र। सर आज का लेक्चर अपलोड करा दें सर, लाइट ऑफ सी। हाँ जी बेटा, आज का लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, आज का लेक्चर अपलोड कर देंगे आपको, ठीक है जी सर। थैंक यू जी। एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी एल्स हैव एनी क्वेश्चन? यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हम आज के बाद कंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।